पर मैजिकल नोटबुक आपका अपना होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है मुझे सीए सर्विस की स्टेजिंग एकदम अच्छे से आती हो, आपको वो चीज़ याद ना रहती हो, या आपको कोई चीज़ बहुत अच्छे से आती हो और मुझे याद ना रहती हो। यार फर्स्ट ईड के टाइम जब आप कर रहे होते हैं तो किसी सब्जेक्ट को कंप्लीट कब माना जाता है, तो ये बहुत याद रखना है कि तुम ये जो तैयारी हो लास्ट के 15 दिन के लिए कर रहे हो। तो एक कस्टम मॉड्यूल बना सकते हो। हाय बोल रहे, हेलो हेलो। 4 घंटे में तो इतना पढ़ सकते हो यार कि कोई 10 घंटे भी पढ़ रहा है तो उससे तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। क्या BTR इनफ है? कैन यू क्रैक नीट PG while doing a full time job after MBBS? Hey guys, this is Dr. Ankit and this is the second part of the series, how I cracked NEET PG while doing a full-time job in a district hospital after MBBS while doing my bond. So यार लास्ट वीडियो, अगर तुम नए हो इस वीडियो में, तो लास्ट वीडियो में मैंने इसका फर्स्ट पार्ट जब बनाया था तो उसमें मैंने ये सारे कुछ टॉपिक्स जो हैं कवर किए थे, जिसमें मैंने ये बताया था कि मेरा जो इस वीडियो को बनाने का है वो पर्पस क्या है, और मेरी लाइफ इंटर्नशिप के बाद कैसी थी, मेरे ड्यूटी शेड्यूल कैसे होते थे, नीट PG 23 में क्या गलतियाँ हुई थी, डीमेरिट्स क्या होते हैं जब आप जॉब के साथ प्रिपेयर करते हैं, ये सारी चीज़ें और कई चीज़ों के आंसर मैं यहाँ पे उसमें मैंने दिए थे। और उस वीडियो में मुझे अराउंड 130 प्लस सब्सक्राइबर मिले और 2,500 से ज़्यादा लोगों ने उसे देखा। तो थैंक यू सो मच यार उस रिस्पांस के लिए। अगर तुम नए हो तो मैं सजेस्ट करूँगा कि तुम पहले उस वीडियो को देख लो, और अदर उसमें से कुछ शॉर्ट्स मैंने बीइंग मेडिको इंस्टाग्राम पे भी डालने हैं, तो तुम उसमें मुझे फॉलो कर सकते हो। सो यार लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहली चीज़ जो पहले तो मैंने तुम्हें टाइम स्टैम्प्स दे दूंगा, जिससे तुम इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में देख लेना, उसमें टाइम स्टैम्प्स के अकॉर्डिंग तुम्हें जो चीज़ रिलेवेंट लगती है तुम वो चीज़ भी देख सकते हो, क्योंकि वीडियो जनरली लंबी हो जाती है जब भी ये बनाओ। तो फर्स्ट जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है कि यार फर्स्ट ईड के टाइम जब आप कर रहे होते हैं तो किसी सब्जेक्ट को कंप्लीट कब माना जाता है, मतलब मैं कब मानता था, सबका अपने अलग होते हैं, बट मैं बताया कि मैं उसे कंप्लीट कब मानता था। सबसे पहले आप क्या करते हैं कि पहले अपना सोर्स आपने सेलेक्ट कर लिया जो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, उसके बाद आपको उसकी पहली रीड मारनी है, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया था कि सेरेबेलम क्विक रिवीजन जो होता है मैं करता था, और भाटिया के भी कुछ नोट्स जो होते हैं मैं उसमें से पढ़ता था। जिस दिन आपने जो टॉपिक पढ़े, जैसे मान लो मैं माइक्रो का एग्जांपल लूँगा यहाँ पे, उसी दिन जैसे माइक्रो में मैंने बैक्टीरियोलॉजी के कुछ टॉपिक्स पढ़े उस दिन पे, सेम डे पे मेरे को उसके MCQs करने होते थे। यार ध्यान से तुम इन चीज़ों को सुनना, ताकि तुम अगर अभी कन्फ्यूज्ड हो कि कैसे करना होता है यार, कैसे पूरे डे को आप शेड्यूल कर सकते हो, तो तुम्हें समझ आएगी चीज़ें। तो आपको जो टॉपिक्स आपने पढ़े सेम डे पे आपको उसका MCQs करना है। जैसे एग्जांपल ये MCQs का एक ऐसा दिया हुआ है मैरो में, जब आप खोलेंगे तो ये कुछ मॉड्यूल्स मैंने, जैसे माइक्रो का है तो मैंने पूरे मॉड्यूल सॉल्व किए, तो एक ही दिन में मैंने सारे मॉड्यूल सॉल्व नहीं किए। जिस दिन मैंने जो बैक्टीरिया पढ़ा, मान लो 3-4 मैंने एक दिन पढ़े, जैसे कि एग्जाम्पल आपने मान लो जब आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपको इस टाइप का कुछ इंटरफेस आएगा, जिसमें स्ट्रेप्टोकोका, एंट्रोकोका, स्टैफ, कोरेन है, ये सारी चीज़ें जो थी यहाँ पे दी हुई। तो आपको जिस दिन जो बैक्टीरिया कंप्लीट होता था मैं उस दिन वो मॉड्यूल सॉल्व करता था। इससे होता है क्या, ऐसा नहीं होगा कि इसके क्वेश्चन रिपीट होंगे, होता है क्या है कि आपकी जो MCQ सॉल्विंग एबिलिटी होती है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन रटे रटाए वहाँ पे आ जाएंगे, ये इसलिए कर रहे हैं, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ये है कि उससे रिलेटेड चीज़ें आती है, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि आपकी जो एबिलिटी है, जब आपको क्वेश्चन के आंसर नहीं पता होंगे इवन फाइनल एग्जाम में, तब आप कैसे उन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। वो तभी होगा जब आप यार ओवरऑल 200 प्लस मॉड्यूल्स आप सॉल्व कर चुके होंगे, मिनिमम उतने आप सॉल्व कर चुके होंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं होंगे उनको। तो ये आपने यहाँ पे कर लिया। और डेली आपको कितने MCQs करने हैं, कम से कम 50 to 100 MCQs आपको डेली करने हैं। अगर मॉड्यूल्स बड़े हैं, मान लो मोर देन 30 क्वेश्चन एक मॉड्यूल में, जैसे इसमें यहाँ पे तुमको पता चलेगा कि 20 MCQs हैं, 14 MCQs है, 21, लेकिन अगर 30 से ज़्यादा MCQs तुमको देखने को मिल रहे हैं तो लेस टाइम में आप क्या कर सकते हो, कस्टम मॉड्यूल बना सकते हो। कस्टम मॉड्यूल क्या होता है कि यहाँ पे जब आप मैरो में क्यू बैंक सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे कस्टम मॉड्यूल का ऑप्शन होता है। जब उसको आप खोलोगे तो उसमें यहाँ पे आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे। जैसे आप, मैं अराउंड 50 बनाता था, क्योंकि आप 2-3 आपने 3-4 बैक्टीरिया पढ़ लिए, सारों का अलग से करने का मतलब नहीं है। अगर आपको लग रहा है क्योंकि टाइम उतना नहीं हो पाता, मैं ये वीडियो ही मेन जॉब वाले लोगों के लिए है, तो उतना का टाइम नहीं हो पाता, आप कस्टम मॉड्यूल पे जाएँ। आप वहाँ पे सबसे पहले डिफ़िकल्टी लेवल वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मली ऑल ही रखता था मैं। आपने वहाँ सब्जेक्ट सेलेक्ट किया, माइक्रो जैसे आपने सेलेक्ट कर लिया, टॉपिक्स आपने सेलेक्ट कर लिए। यहाँ पे जो टॉपिक्स है इसमें ऑल टॉपिक्स आप रखेंगे अगर पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है, तो अदरवाइज आप ऑल टॉपिक यहाँ जब क्लिक करेंगे तो टॉपिक में आपको इस टाइप की कुछ चीज़ें दिखाई देगी। अब जैसे आपने बैक्टीरियोलॉजी पढ़ा हुआ है तो आप बैक्टीरियोलॉजी को सिर्फ क्लिक करो, कस्टम मॉड्यूल में आपका सिर्फ बैक्टीरियोलॉजी का एक मॉड्यूल बन जाएगा सारे क्वेश्चन को मिला के, जो उसी क्यू बैंक से, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होंगे। तो यार ऐसा करके क्या होगा कि आपके पास एक प्रॉपर मॉड्यूल होगा जो आपने उसी दिन पढ़ा है। तो आप सोच सकते हो कि मान लो आपका कोई जैसे मैं सेरेबेलम से पढ़ता था पर क्वेश्चन बैंक में मैरो के करता था, या भाटिया से पढ़ता था और फिर मैरो से करता था, तो इससे एक समझ आ जाता है कि आपके नोट्स जो हैं वो इनफ है कि नहीं, आप कितने % क्वेश्चन होते हैं सॉल्व कर पाते हैं, और आपकी जो MCQ सॉल्विंग एबिलिटी वो डे टू डे बढ़ती जाती है। एक दिन में नहीं आएगा, आप धीरे धीरे जब डेली होगा तो 1% हर रोज़ 0.1% होगा, आप इम्प्रूव करेंगे।
थर्ड चीज़ यार जो मैं करता था वो है कि एक बिग सब्जेक्ट के साथ एक छोटी सब्जेक्ट लेना। जैसे कि मान लो मैं मेडिसिन कर रहा हूँ तो मैं उसके साथ साइकिल ले लिया, या गायनी कर रहा हूँ तो डर्मा ले लिया, ताकि जो एक होता है ना कि पूरे दिन भर आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ते तो बोर हो जाते हैं, तो वो चीज़ नहीं होगी। अगर आपको किसी दिन जैसे हाँ, हालांकि अगर आप 6 घंटा पढ़ रहे हैं तो हो सकता है आपको उतना बोर ना लगे, बट अगर किसी दिन आपको छुट्टी है, आपकी नाइट ऑफ है और आप उस दिन 12 घंटा 10 घंटा पढ़ना चाह रहे हैं, तो आप जब 2 सब्जेक्ट पढ़ेंगे जिसमें एक सब्जेक्ट 6 घंटे का और एक सब्जेक्ट 4 घंटे का या 2 घंटे का भी इवन, जैसे कि डर्मा हो गया, तो इसे एक बड़े सब्जेक्ट के साथ साथ आपको जो छोटा सब्जेक्ट है वो भी कंप्लीट होता जाएगा। तो एक जो बर्डन होता है ना कि 15 दिनों के मेडिसिन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वो सेंस धीरे धीरे कम हो जाएगी। क्योंकि क्या होगा कि जो जैसे डर्मा कंप्लीट हो गया, साइकी कंप्लीट हो गया, ये भी आपको पता है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, तो एक ना आपको कंप्लीटनेस का सेंस होता रहेगा बीच बीच में। इसलिए मेरा सजेशन है कि एक बड़े के साथ एक छोटा ले। इससे ज़्यादा सब्जेक्ट लेना ठीक नहीं है मेरे ख्याल से, 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट एक साथ ना करें, बट यार एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट मेरे को लगता है कि एक साथ आपको करने चाहिए। थर्ड चीज़, अगली चीज़ ये है यार कि आपको एक शेड्यूल तो बनाना ही पड़ेगा यार कि कितने दिन में एक सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। अगर आपको एक आइडिया नहीं है कि कितने दिन में कंप्लीट करना है, तो मैं जैसे मुझे उस टाइम पे आइडिया नहीं था, तो मैं मैरो के वो देखता था सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में गैप कितना है। लाइक अगर उन्होंने यहाँ पे आप देखोगे एनाटमी और सर्जरी के बीच में उन्होंने 13 दिन का गैप दिया हुआ है, तो यार हाँ 13 डेज में मुझे सर्जरी कंप्लीट करनी, मेरा ये होता था। अगर सर्जरी के बाद रेडियो के बीच 6 दिन का गैप है, तो ये पता चल जाता था कि 6 दिन के गैप में मुझे रेडियो पूरा कंप्लीट करना है। तो इस टाइप से यार एक रफ शेड्यूल तो मैरो या कोई भी जो प्लेटफॉर्म आप यूज़ करेंगे वो आपको देता ही है। तो इससे आप किसी एक चीज़ में स्टिक रहेंगे तो आप बेटर फॉलो कर पाएंगे। अदरवाइज़ क्या होगा कि गायनी, सर्जरी, मेडिसिन जैसे जब सब्जेक्ट तक पढ़ेंगे तो हो सकता है यार कि लाइक 1 महीना 1.5 महीना हो जाए अगर आप जॉब के साथ कर रहे हैं तो, और वो कंप्लीट ही ना हो, क्योंकि वो इतना वास्ट सब्जेक्ट है। फर्स्ट रीड में आपको टाइम लगता है अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसलिए ट्राई करें कि उस ड्यूरेशन में कंप्लीट करने का ट्राई करो। और थोड़ा बहुत आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। मान लो आपने पहले से पढ़ा हुआ है मेडिसिन, आपकी जल्दी हो गई, तो आप बिल्कुल उसको कम दिन में करो। ऐसा नहीं है कि पूरे 15 दिन में करना ही है आपको। इसकी अगली चीज़ ये है कि यार जिस दिन आपका लास्ट टॉपिक कवर होगा, मतलब अभी तक मैंने क्या क्या बताया कि मैं सबसे पहले वो फर्स्ट रीड मारता था उस नोट्स की जो मैंने सेलेक्ट करी है। उसके बाद में जिस दिन जो टॉपिक पढ़ रहा हूँ उसी के MCQs मैंने सॉल्व कर लिए थे। उसके बाद क्या करता था, जिस दिन मैं ऐसे करते करते जब मैं मान लो 10 दिन में मैंने कोई सब्जेक्ट कंप्लीट किया, और लास्ट दिन जब मैं लास्ट टॉपिक पढ़ रहा हूँ, उसके बाद मैं क्या करूँगा कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेक्शन है मैरो में, जैसे यहाँ पे सारे मॉड्यूल्स हैं, यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेक्शन है, वहाँ से लेके पहले तो पूरे 1.5 से 2 घंटे में पूरे नोट्स कंप्लीट कर लूँगा पढ़ के। जैसे पूरी अभी तक तो आपने हर दिन अलग अलग टॉपिक पढ़ा, पर एक बार एक समरी में 1.5-2 घंटे में रफ मैंने पूरा पढ़ लिया। फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेक्शन में मैं जाता था। उसके बाद ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं लाइक एम्स के भी और नीट के भी, सारे लगभग 7-8 साल के एटलीस्ट जो मैरो में दिए हुए हैं वो आपको पूरे सॉल्व करने हैं। इससे एक आइडिया लग जाएगा आपको। आप उसको बीच में भी सॉल्व कर लेते हैं, जैसे आपने मॉड्यूल जब सॉल्व करेंगे तो उसमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ही, तो आपकी हेल्प होगी। और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके ऐसे भी बनेंगे क्योंकि आपने मॉड्यूल सॉल्व किए हुए हैं। लेकिन आपको ये पता चल जाएगा कि यार हाँ ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अल्टीमेटली आपका क्या होगा, जब ये सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, अब आपका सब्जेक्ट वाइज टेस्ट जो ये शेड्यूल जिसके लिए बना हुआ है, ये सब्जेक्ट वाइज टेस्ट जो होता है आपको देना है। तो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जस्ट रिसेंट में ही किया हुआ है, तो आपका जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होगा, जो अर्ली मॉर्निंग आपको नाइट में आपने ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए सेम डे पे, अगले दिन आपने सुबह उठा और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दिया, जिस टाइम पे आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। उस टेस्ट में क्या होगा, क्योंकि आपने रिसेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही किए हुए हैं, तो वो सब्जेक्ट टेस्ट आपका अच्छा जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि आपने आपके दिमाग में वो टॉपिक ज़्यादा ऊपर है, ज़्यादा रिसेंट में आपने पढ़ा है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं। और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी ऐसा ही जाता है, तो एक क्लियर हो जाएगा कि पूरा रीड पढ़ने के बाद भी, क्योंकि एक ब्रॉड नॉलेज तो होनी ही चाहिए, जैसे कि तुमने क्वेश्चंस देखे इस बार के नीट के, तो उसके बाद आपका, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि कौन सी चीज़ें ज़्यादा याद रखनी है, तो ये अभी आपको याद हो गया। अब आपने सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना है। अब यार आपका जो टारगेट है यार, रैंक तो मैटर नहीं करती मेरे ख्याल से उतना, बट ये कि आपका टारगेट होना चाहिए कि 70-75% से ऊपर आपके जो होते हैं आंसर्स जो होते हैं सही होने चाहिए। अब ये टेस्ट आपने दे दिया, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, इसके बाद आपको उसको रिव्यू करना है। रिव्यू कैसे करना है, सारे क्वेश्चंस पढ़ने की ज़रूरत है क्या? नहीं, उतना टाइम नहीं है, क्योंकि मैं ये जो है ये जॉब वाले लोगों के लिए मैं बात कर रहा हूँ जिसमें टाइम नहीं है, इसलिए मैं इतनी फ्रीक्वेंटली या फिर इतने क्विकली चीज़ें बता रहा हूँ। तो आपने जब टेस्ट दिया उसमें जो क्वेश्चन गलत हुए और जो क्वेश्चन आपने जब सॉल्व करते टाइम ये लिखा था या टिक किया था कि मैंने गेस किया हुआ है, ये क्वेश्चन के आंसर आपको पढ़ने हैं। अगर उन क्वेश्चंस में 70% से ज़्यादा लोगों ने उसको करेक्ट किया और आपने करेक्ट नहीं किया, उसका स्क्रीनशॉट लेना और अपने नोट्स में ऐड कर लेना है। और मैं एक एज्यूम कर रहा हूँ कि आप आईपैड या नोट्स या टैब में ही आप पढ़ रहे होंगे, अदरवाइज़ आप नॉर्मल भी एक अलग फोल्डर बना सकते हैं फ़ोन पे स्कैन करके। तो ऐसा करके क्या होगा कि उसमें थोड़ी दिक्कत होती है, बट ओवरऑल ये है कि आपका एक नोट्स जो होगा कंप्लीट होता जाएगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये मैंने PSM का ये वाला पार्ट जो है क्विक रिविजन का, सेरेबेलम का है, विगजन सर का, यहाँ से इसमें, लेकिन उन्होंने क्या किया, क्योंकि क्विक रिविजन पार्ट है तो सारे नंबर्स तो दिए कितना इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, ये सारी चीज़ें, पर उसके फार्मूला नहीं दिए। तो ये जो फार्मूला है वो मुझे मैरो के इस वाले पार्ट से मिले, पर्ल से मिले, या फिर जो क्वेश्चन है उसके जो एक्सप्लेनेशन है उससे मिला।
तो मैंने इन सारी चीज़ों को क्या किया कि इसमें जो होता है ऐड कर दिया। तो ये उसके नंबर्स मिल गए, ये मुझे इंडिकेटर्स मिल गए जिसके फॉर्मूला है, क्योंकि ये भी आते हैं एग्जाम में, और अल्टीमेटली हमारे पास ये नोट जो होता है कंप्लीट हो गया। तो ऐसे करके धीरे धीरे क्या होगा कि आपके नोट्स कंप्लीट होते जाएंगे, लेकिन याद रखना सारी चीज़ ऐड नहीं करनी। जो क्वेश्चन 70% से ज़्यादा लोगों ने करेक्ट किए हुए हैं और आपके क्वेश्चन आपको गलत हुए, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को आपको जो होता है यहाँ पे ऐड करना है, या जो तुम्हें लग रहा है कि ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं। अब आता है यार कि एक मैजिकल नोटबुक क्या होता है। बेसिकली 20th नोटबुक या छोटी कॉपी भी इसको अपन बोलते हैं। मैं ये मैजिकल नोटबुक टर्म इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि 20th नोटबुक ऑलरेडी इस नाम से कोई बुक आती है तो सबको लगता है कि नहीं उसे पढ़ना है, या छोटी कॉपी नाम से जैसे मैम ने अभी जना मैम ने अपनी छोटी कॉपी खुद से बनाई है तो सब सोचते कि उसे पढ़ना। नहीं, मैजिकल नोटबुक का मतलब ये है यार कि जब तुमने पूरा कंप्लीट कर लिया सब्जेक्ट, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिया, आपने सब्जेक्ट वाइज टेस्ट कर लिया, उसके बाद आपने रैंक देख ली, अब क्या है आपको पता है कि यार जैसे मैंने आपने गायनी पढ़ा, आपको पता है कि सी ए सर्विक्स, सी ओवरी, एंडोमेट्रियम, सारी चीज़ों के स्टेजिंग इतनी कॉम्प्लेक्स है, पढ़ने में तो ईजी है और तुरंत आपको याद भी रहते हैं, पर लास्ट के 10 डेज़ में क्या आपको याद रहेगा। आपको बस ये सोचना है इस बनाते टाइम कि लास्ट के 10 दिन में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मैं अगर नहीं पढ़ा तो मुझे याद नहीं रहेंगी। उन सारी चीज़ों को आपको एक मैजिकल नोटबुक में नोट कर लेना है। मोस्टली इसको भी आप आईपैड में वगैरह ही क्रिएट करेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ पीडीएफ बायोकेम का। जैसे ये इनवॉल्यूमेंट ऑफ मेटाबॉलिज्म है, ये हमेशा आता है और ये हमेशा भूलने की चीज़ें यार, हमेशा ऐसा इसमें जो होती है कन्फ्यूज़न होता है। जैसे ये माइलस्टोन्स हो गए, माइलस्टोन्स भी जो होता है हमेशा थोड़ा सा ऑब्वियसली बहुत अच्छे से रट जाता है, पर 1-2 महीने का फ़र्क भी यार वहाँ पे तुम जानते हो कि ऑप्शंस कितने क्लोज होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ऐड कर लेनी है। हर सब्जेक्ट का सिर्फ 4 से 5 पेज का ये होना चाहिए जो तुम्हारी अपनी छोटी कॉपी या मैजिकल नोटबुक है वो। इसके अलावा मैम या फिर जो भी आपको प्लेटफॉर्म आपने यूज़ किया उसका तो आप पढ़ ही सकते हैं, पर मैजिकल नोटबुक आपका अपना होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है मुझे सीए सर्विस की स्टेजिंग एकदम अच्छे से आती हो, आपको वो चीज़ याद ना रहती हो, या आपको कोई चीज़ बहुत अच्छे से आती हो और मुझे याद ना रहती हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ आपकी पर्सनल होनी चाहिए। ये जो तैयारी है मैजिकल नोटबुक की वो किस चीज़ के लिए आप कर रहे हो, ताकि जो लास्ट के एग्ज़ाम के 1 महीने पहले, 10 दिन पहले जब आप पढ़ाई करेंगे तो आप इसका आपको सिर्फ जो होता है इसको पढ़ना रहेगा। ठीक है। इसके बाद फिर अपन बात कर लेते हैं यार कि लाइक फॉरेंसिक का जैसे मैंने क्या ऐड किया था इसमें। तो बीएनएस उस टाइम पे नया हुआ था, तो हमें लगा था कि उससे क्वेश्चन आएंगे, तो वो मैंने यहाँ पे ऐड कर लिए थे। आईपीसी के सेक्शंस पहले पूछे जाते थे वो ऐड किए थे। तो ये बहुत याद रखना कि तुम ये जो तैयारी है वो लास्ट के 15 दिन के लिए कर रहे हो। फिर अपन बात करते हैं यार कि एक डायरी होती है। तो बेसिकली वो डायरी कौन सी चीज़ होती है। तो डायरी का मतलब ये होता है कि जैसे आपने एक सब्जेक्ट कंप्लीट किया लाइक एनेस्थीसिया, क्या हो गया आज। हाँ 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 यार, ये 2 मिनट में तुमको दिखा देता हूँ। ये मेरा, आजा इधर, आजा इधर, आजा। ये वीडियो बनाते हो मुझे देख रहा था तो मुझे थोड़ा सा वीडियो स्टॉप करना पड़ा, सॉरी टैब भी गिर गया। हाय बोल रहे, हेलो हेलो। ठीक है, अभी ना मामू काम कर रहे हैं, बाद में आना, ठीक है। चलो चलो बाय। तो यार सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए। अब बात करते हैं यार कि डायरी क्या होती है बेसिकली। तो जो डायरी जिसे मैं बोलता था उसमें क्या होता है, जैसे आपने एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपको ये याद नहीं रहेगा जब आप 2-3 सब्जेक्ट कर लेंगे कि आपने उसके सोर्स कहाँ से पढ़े थे। जैसे मान लो मैं सारी चीज़ें सेरेबेलम से नहीं पढ़ता था या भाटिया से नहीं पढ़ता था, तो मुझे याद रखनी पड़ती थी कौन सी चीज़ें मैंने कहाँ से पढ़ी है, कौन सी चीज़ें मैंने बीटीआर से की है या वो चीज़ है। तो उसमें आपने सोर्स जो होता है याद करना है, और सबसे पहले आपको सोर्स पता होना चाहिए कि वो क्या चीज़ है। दूसरा, आपने क्वेश्चन बैंक कहाँ से किए हैं वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट किए हैं नहीं ये इंपॉर्टेंट है। टीएनडी आपने किया है कि नहीं, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आपने दिए है कि नहीं, रैंक क्या आई थी, ये सारी चीज़ों को आपको एक साथ जो होता है लिखना है। अगर कोई चीज़ आपने छोड़ी हुई लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने 3-4 साल के आपने नहीं किए क्योंकि उतना टाइम नहीं था, 10-15 मॉड्यूल्स थे, तो आपने क्या है इस टाइप से लिख लेना है कि यार ये एम्स का 2018, नीट का 19, ये चीज़ें मेरी बची हुई है, ताकि आप जब फर्स्ट रिवीजन करेंगे तो जो चीज़ें लेफ्ट आपने इस डायरी में लिखी हुई हैं उसको आप पहले करेंगे। इससे क्या होगा कि चीज़ें मिक्सअप नहीं होंगी, दो ही चीज़ें रिपीट नहीं होंगी, और जो चीज़ें बच गई हैं वो भी कंप्लीट हो जाएंगी आपकी। इसलिए यार ये डायरी जो होती है इंपॉर्टेंट होती है। रैंक इसलिए लिखना इंपॉर्टेंट है, जैसे ये मेरी रैंक ओवरऑल है, क्योंकि ये पता चलता है कि रफली ना कि कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है, तो फर्स्ट रिवीजन में आपको वो चीज़ें जो होती है थोड़ी पहले करनी होती है। फिर बात कर लेते हैं अपन की बर्नआउट कैसे मैनेज करते हैं यार, क्योंकि बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है कि आपको आइसोलेट करना पड़ता है खुद को एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी के लिए, और इवन आप जॉब कर रहे हैं तो ऑब्वियसली और चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। पर यार सबकी अलग थिंकिंग है, मैं अपना जो व्यू है वो बता रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये परफेक्ट है, बट ये चीज़ें जो है मैं बता रहा हूँ। तो देखो, सबसे पहली चीज़ ये है यार कि आपको अपनी फैमिली से बात करनी बहुत इंपॉर्टेंट है डेली।
फैमिली से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोस्तों में क्या है, आपके सारे तैयारी ही कर रहे होंगे और शायद आप उसी बारे में बात करेंगे, पर जब आप फैमिली से बात करेंगे तो आपको थोड़ा सा माइंड जो है डाइवर्ट होगा और आपको पढ़ाई में ज़्यादा बेटर हेल्प होगी, क्योंकि उन्हीं लोग तो आपको मोटिवेट करते हैं। पहली ये चीज़ है। दूसरी चीज़, इधर हल्ला नहीं करना बेटा, इधर आओ, इधर आओ, हल्ला नहीं करना है, कुछ बोलना नहीं, ठीक है, हल्ला नहीं करना, ठीक है, शांत शांत। तो यार इसके अलावा मैंने और क्या चीज़ें कि जब मैं अपनी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा था, ये चीज़ें मैं इसलिए नहीं बता रहा कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि यार मैंने ये कर लिया वो कर लिया, मैं ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ ताकि जब तुम प्रिपेयर कर रहे होगे तो तुम्हें ये पता रहे यार कि अगर कुछ ज़रूरी चीज़ें और लाइफ में इंपॉर्टेंट है, चाहे वो फैमिली चाहे कुछ भी हो, तो आप वो चीज़ें कर सकते हो। एकदम आइसोलेट करना इज़ नॉट इंपॉर्टेंट। जब तक कि आप अपनी स्टडी को प्रायोरिटी में रखते हो, अपनी ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप बाकी चीज़ें भी कर सकते हैं। लेट्स एग्जाम्पल यार कि मैंने कुछ वायरल रील्स बनाए, मैं इंस्टा पे रील्स बनाना मुझे अच्छा लगता है। लाइक किसी को गिटार बजाना पसंद है, किसी को कॉमेडी पसंद है, किसी को यूट्यूब देखना पसंद है, मुझे रील्स बनाने पसंद है कॉमेडी वाले, तो मैं बिंग मीडिया पर बनाता था कुछ वीडियोज़, इसमें मिलियंस में भी गए। ये चीज़ें मैंने करी, लास्ट के 3-4 महीने नहीं करी, पर उससे पहले मैंने ये चीज़ें की। मैंने फैमिली की फ़र्स्ट कार ली, मैंने इवन इस टाइम पे ड्राइविंग क्लासेस ज्वाइन की और ड्राइविंग सीखी भी इसी ड्यूरेशन में, जब मैं नीट पीजी की प्रिपेयर कर रहा था अपनी जॉब के साथ, अलग से नहीं। इसके अलावा हम लोग मैं फ़र्स्ट टाइम फ़्लाइट में बैठा, मेरे लिए वो बड़ी बात है यार, तुम्हारे लिए शायद नॉर्मल होगी। दूसरी चीज़, जब हम लोग गोवा गए थे, वो भी जब ये लास्ट में जब नीट पीजी पोस्टपोन हुआ था एक नाइट पहले, उस दिन के बाद 2 दिन बाद हम लोग गोवा चले गए थे, जब अगली डेट जो है अनाउंस भी नहीं हुई थी। ये चीज़ें, ये कहानियाँ सिर्फ इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि तुम जब पढ़ रहे हो और तुम्हें लगे कि यार लाइक मम्मी की तबीयत ख़राब है या फिर घर में कोई चीज़ है और आप नहीं यार मुझे सिर्फ पढ़ाई करनी है, ये वाला कॉन्सेप्ट होना ही नहीं चाहिए। अगर जिस टाइम तुम पढ़ रहे हो और ईमानदारी से पढ़ रहे हो, अपनी रील्स यूट्यूब ये सारी चीज़ों से हट के पढ़ रहे हो, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान लगा रहे हो, तो मुझे नहीं लगता यार कि तुम्हें बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके लिए टाइम नहीं मिलेगा। तो यार ओवरऑल बात यही है कि आप इन्जॉय करो, आप ऐसी चीज़ें करो जो आपको खुश रखती हैं, लेकिन खुद से झूठ मत बोलो। और जब तुम पढ़ाई कर रहे हो ना, जो तुम्हारा पढ़ाई का टाइम है उस पर और कुछ चीज़ें मत करो। अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ लाइफ में आती है वो करो, बट ऐसा झूठ नहीं बोलना कि मैं 4 घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ बट उसमें से 1 घंटे ही आप पढ़े और आपने बाकी चीज़ें वेस्ट कर दी, रील्स पे टाइम बिता दिया, यूट्यूब पे बिता दिया। तो खुद से झूठ मत बोलो, तो मेरे ख्याल से आप सारी चीज़ें कर पाओगे इवन ड्यूरिंग प्रिपरेशन। अब ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मैंने पिछली वीडियो में भी ली थी कि कोई अगर 10 घंटे लगातार पढ़ रहा है जिसमें से उसकी सारी रील से लेके उसकी टाइम पास सारी चीज़ें आ जाती है, पर तुम सिर्फ 4 घंटे पढ़ पा रहे हो तुम्हारे जॉब के कारण, पर तुम एकदम फोकस्ड होके पढ़ रहे हो, ऑब्वियसली तुम्हारी स्टडी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ज़्यादा मेरे ख्याल से अच्छी होगी, ज़्यादा फ्रूटफुल होगी। जैसे कि मैं अपने आप को उसमें मैंने कर दिया, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि तुम भी ये चीज़ें कर सकते हो। 4 घंटे में तो इतना पढ़ सकते हो यार कि कोई 10 घंटे भी पढ़ रहा है तो उससे तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। फिर आता है यार एक क्वेश्चन था कि क्या बीटीआर इनफ है? तो यार इसका आंसर ना 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। क्या तुम इसे मेन वीडियोस के लिए या फिर मेन सोर्स के लिए यूज़ कर रहे हो, या तुम इसके रिवीजन के लिए यूज़ कर रहे हो। मैंने इसको रिवीजन के लिए यूज़ किया था। अगर तुम इसको मेन सोर्स के लिए यूज़ कर रहे हो तो तुम्हें मैम की बताई सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी, जिसमें आता है बीटीआर बोनस, ईएनडी उनकी छोटी कॉपी, उनके अलावा जो भी एड ऑन वो देती हैं बीच बीच में, कि कंपाइल्ड जो उनकी इमेजेस होते हैं, सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। तो मुझे लगता है कि मेन सोर्स के लिए भी अगर आपकी बेसिक नॉलेज अच्छी है तो बीटीआर इज़ गुड, बट यार रिवीजन के लिए बीटीआर इज़ बेस्ट। मेरा एक लाइन पे ये है, क्योंकि मैंने उसको रिवीजन के लिए यूज़ किया। मुझे ऐसा लगता था कि थोड़ी जो चीज़ें हैं अगर लंबी लाइन पे लिखी हुई हैं तो मुझे ज़्यादा बेटर याद रहती है, ज़्यादा कॉन्सेप्ट वहाँ पे याद रहते हैं। नीट पीजी के क्वेश्चंस भी ऐसे आए हुए थे कि अगर आपकी एक बेसिक नॉलेज है उसके बाद आपने बीटीआर पढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छा आपको हेल्प करेगा। लेकिन अगर आपने ब्लैंक एकदम सीधा बीटीआर पे आप घुस गए हो तो थोड़ी कुछ दिक्कतें कुछ लोगों को हुई, बट अगर आप मैम की, मुझे लगता है कि सारी चीज़ें आप फॉलो करते हो और एकदम ऑनेस्टली फॉलो करते हो तो बीटीआर इज़ इनफ। फिर आता है कि मैंने कैसे इसको यूज़ किया। मैंने क्या किया था कि जो सब्जेक्ट मैंने फर्स्ट रिवीजन के बाद मुझे लगा कि ये बहुत वीक है या जिनको रिवाइज़ करने के लिए टाइम लग रहा है, जिसका फर्स्ट एग्जांपल माइक्रो ही है। माइक्रो सेरेबेलम का बहुत अच्छा है, बट रिवाइज़ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था क्योंकि बैक्टीरियोलॉजी इससे लेकर वाले हर चीज़ें बहुत बड़ी दी हुई थी वहाँ पे। मैंने जब मैम का माइक्रो किया, इट्स वेरी गुड, मतलब वन ऑफ द बेस्ट मैं बोल सकता हूँ कि मैम ने जो उसको कंपाइल किया हुआ है माइक्रो के नोट्स में बहुत शॉर्ट है और बहुत अच्छे से उन्होंने कंपाइल किया हुआ है। इसके अलावा जो शॉर्ट सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए बीटीआर इज़ वेरी गुड। और जो भी चीज़ें मुझे ऐसी लगी कि नहीं इनका रिवीजन थोड़ा मुश्किल होगा, मैंने वो बीटीआर से किया। सारी चीज़ें मैंने नहीं फॉलो की। क्या मैं टेस्ट ईएनडी इनके करता था? नहीं करता था। मैंने मैरो से जो होते हैं वो अपने टीएनडी कंप्लीट किया। मैं बताया मैंने क्वेश्चन बैंक और टेस्ट का सोर्स हमेशा उसे रखा था क्योंकि ज़्यादातर लोग उसे फॉलो करते, तो मैं उसे अभी भी स्टैंडर्ड मानता हूँ जब आप एक एग्ज़ाम में बैठते हैं, चाहे वो ग्रैंड टेस्ट हो चाहे कुछ। तो बट आप अगर सारी चीज़ें मैम की फॉलो करते हैं, 1-2 ऐड ऑन आप कर लिए तो मेरे ख्याल से वो चीज़ें इनफ है।
फिर आता है कि यार मेरा शेड्यूल कैसा था, मतलब मैंने क्या एक रफ़ बनाया था कि इतने महीने में ये करना है, ये चीज़ें चेंज हुई क्योंकि बहुत बार प्रीपोन हुआ, पोस्टपोन हुई चीज़ें, मार्च से जुलाई, अगस्त, जून जो भी चीज़ें हो रही थी। तो शेड्यूल बनाने से पहले ना एक फंडा आपका होना चाहिए कि यार ये हमेशा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मतलब अगर एग्ज़ाम प्रीपोन या पोस्टपोन हुआ तो आपको उतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको हमेशा अपने टाइम पे कंप्लीट करने का ट्राई करना है। बट ऐसा नहीं कि यार नहीं इसी पे ही करना है, अब अगर पोस्टपोन हो गया या प्रीपोन हो गया तो आपको प्रीपोन में इट्स टफ, प्रीपोन बहुत कम होता है, बट पोस्टपोन में आपको ऐसा वो नहीं होना चाहिए कि नहीं अब मैं क्या करूँगा। तो एक रफ शेड्यूल अगर अभी के हिसाब से मैं देखूँ तो मान लो 1 मई को एग्ज़ाम है 2025 में, तो एक साइड में तुमको बताऊंगा कि जीटीस कितने देने, और एक साइड में तुमको बताऊंगा कि तुम्हारा फर्स्ट रीड जैसे कि कब कब करना है। फर्स्ट रीड मान लो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि अभी तुमने पढ़ाई स्टार्ट कर दी है 1 अक्टूबर से, तो 10 जैन तक तुम्हारा लगभग 110 डेज़ में आपका जो होता है कंप्लीट हो जाना चाहिए जो फर्स्ट रीड है। इससे ज़्यादा टाइम तुमको नहीं लगना चाहिए, चाहे कोई भी सोर्स आप यूज़ कर रहे हो। इसमें आपको पर मंथ 1 जीटी दी है तो दैट्स इनफ। सेकंड, फर्स्ट रिवीजन जब आप करेंगे जो आपका 11 जैन से 15 फेब तक होना चाहिए, इसमें स्टार्ट होगा कि यार आपको वीकेस्ट सब्जेक्ट जो मैंने आपको बताया था कि डायरी जो आप बना रहे हैं जिसमें आपको पता चलेगा आपकी रैंक सबसे बुरी किस में आई है, वहाँ से आपको पता चलेगा कौन सी चीज़ें आपने कम करी हैं साइड में जो आपने लिखा होगा, तो उस सब्जेक्ट से आपको जो होता है शुरू करना है फर्स्ट रिवीजन, और हर 20 डेज़ के अराउंड जो होता है आपको एक जीटी देनी है। सेकंड रिवीजन मान लो आप 16 फेब से 15 मार्च तक कर रहे हैं, तो हर 10 से 15 दिन में आपको एक जीटी देनी है, और इसमें आपको बहुत क्रिस्प अब चीज़ें जो कि एकदम एग्जाम में पूछी जाती है, क्वेश्चन सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये चीज़ें इस टाइम पे करनी होती है। थर्ड रिवीजन में 16 मार्च टू 14 अप्रैल मान लो आप, तो हर 7 दिन में या हर 7-8 दिन में तो यार तुमको एक जीटी देनी पड़ेगी, क्योंकि तभी तुमको एक आइडिया लगेगा कि 3-3.5 घंटे तुम वहाँ बैठ पाओगे कि नहीं। अब इसके अलावा लास्ट 15 डेज़ के लिए जो मैंने तुम्हारी तैयारी कराई है, जो कि तुम्हारी छोटी कॉपी या मैजिकल नोटबुक है, वो तुम्हारी जो होती है उसकी तैयारी अब करेंगे। देखो उसका डिटेल क्या है, आपने मैजिकल नोटबुक बनाई, आपने 20th नोटबुक या छोटी कॉपी पढ़ ली मान लो जैनब मैम की BTR से, इन चीज़ों को ही आपको उस टाइम पे पढ़ना है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप सारी चीज़ें लास्ट के 15 दिन में रिवाइज़ कर लोगे, नहीं हो पाएगा, बहुत बड़ा शेड्यूल, बहुत बड़ा इसका जो सिलेबस है बहुत बड़ा है। तो इसलिए यार वही चीज़ें तुम पढ़ पाओगे जो तुमने पहले से सोची रखी है, वरना तुम्हारा सेकंड रिवीजन कंप्लीट भी हो जाएगा तो भी तुम्हें लगेगा यार अब 15 दिन बचा मैं पढ़ूँ क्या। आप एनआर्ट पढ़ने बैठे, पता चला 3 दिन निकल गया, मेडिसिन पढ़ने बैठे 7 दिन निकल गया, अब बाकी सब्जेक्ट तो वीक पड़ गए। इसलिए ये तैयारी आपको पहले से करके रखनी है, मैंने बोला। इसलिए आप उस टाइम पे सिर्फ वही सब चीज़ें पढ़ेंगे जो ज़्यादा एग्जाम में आती है, जो चीज़ें आप भूलते हैं उन चीज़ों को ही सिर्फ उस टाइम पे आप पढ़ेंगे। तो यार एक चीज़ें जो जिसको मैं ट्विटर एलिमिनेशन या अभी एक्स हो गया तो वो बोलता हूँ, वो ये क्या होता है कि हर एग्ज़ाम के कुछ टाइम पहले ऐसी न्यूज़ आएगी कि वो एग्ज़ाम पोस्टपोन होने वाला है, होगा या नहीं होगा उसका कोई गारंटी नहीं रहती। यार देखो तुम जिन इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते हो, चाहे कोई भी हो, इंस्टा पे हो, ट्विटर पे हो, जैसे पे, उनको किसी का सोर्स है इज़ गुड, बट कोई एकदम श्योर नहीं होता। पर इससे क्या होता है ना कि तुम्हारा ब्रेन क्योंकि मेहनत तो नहीं करना चाहता, तुम ऑलरेडी थक के आए हो जॉब से, तो तुम्हें इन चीज़ों पे ही ध्यान होगा। तुम दिन रात ट्विटर ही खोलते रहोगे, एग्जाम के जस्ट 1 महीने पहले जब होने वाला है तुम्हें लगेगा यार कहीं से और टाइम मिल जाए, कहीं से और टाइम मिल जाए। इस टाइम पे जो सबसे ब्राइटेस्ट माइंड होते हैं ना, उन लोग एलिमिनेट हो जाते हैं हर बार। कुछ जिसमें से 100 में से 10 लोग हमेशा एलिमिनेट हो जाते हैं, क्योंकि वो पढ़ना छोड़ देते हैं उस टाइम पे कि यार पोस्टपोन या प्रीपोन होगा। ये चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करना है यार, तुम इसको अलग से याद रखो कि हर एग्ज़ाम के पहले पोस्टपोन की न्यूज़ आएगी और तुमको इस चीज़ों को अवॉइड करना ही पड़ेगा। इसके अलावा यार ऑल द बेस्ट तुम्हारे एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए। आई होप कि मैंने जो भी चीज़ें बताई उससे थोड़ी हेल्प तुम्हें हुई होगी। अगर तुम्हारे कोई क्वेश्चंस है यार तो तुम बिल्कुल कमेंट कर सकते हो। तुम्हारे कमेंट्स मैंने पढ़े और उनके आंसर्स भी मुझे, क्योंकि बेटर वे में देने, और ये वीडियो ऑलरेडी लंबी हो गई होगी अभी तक, इसलिए मैं उनको अलग से दूंगा। लाइक कुलदीप की पाठशाला, हसलर एंड संजय मंडावी, ये इन सारे जो क्वेश्चन है कि नीट पीजी का प्रिपरेशन कौन से ईयर से स्टार्ट कर देना चाहिए, 3-4 महीने जॉब करके क्या हमें छोड़ देना चाहिए प्रिपरेशन के लिए, तो इन सारी चीज़ों के आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। उसमें सिर्फ तुम्हारे कमेंट्स और मेरे आंसर होंगे और कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं होंगी। तो यार अगर कुछ चीज़ें बच गई हैं, तुम्हें लगता है कि कोई डाउट है या कोई चीज़ें मैंने गलत बोली है, तो उसके लिए सॉरी, बट नीचे तुम्हें वहाँ पे कमेंट करके बताओ कि और क्या चीज़ें मुझे डालनी चाहिए। और एक चीज़ें याद रखनी है कि टफ़ टाइम्स नेवर लास्ट बट टफ़ पीपल डू, क्योंकि तुम जॉब कर रहे हो तो तुम्हें ये लाइन तो बिल्कुल याद रखनी ही चाहिए, खुद को मोटिवेट करते रहना चाहिए। और अगर तुम्हें ये PDF जो शेड्यूल वगैरह मैंने बनाया है उस पर कोई और वीडियो चाहिए, पूरी डिटेल वीडियो चाहिए कि कैसे क्या क्या फर्स्ट रिवीजन सेकंड रिवीजन करते हैं, तो उसके लिए भी तुम मुझे बता दो। अगर ये तुम्हें टेलीग्राम पे इसका लिंक चाहिए तो ये मेरा टेलीग्राम का लिंक है, ये PDF तुमको वहाँ पे मिल जाएगा। कोई भी क्वेरी है, तुमको शॉर्ट्स वगैरह में कोई चीज़ें 1-2 उस पर चाहिए तो मुझे बीइंग मेडिको इंस्टाग्राम पर तुम फॉलो कर सकते हो। सारी चीज़ों का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।